हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 6 जो है NQAS, है ना। सिलेबस में क्या कर दिया है, NAQS लिख दिया है। ठीक है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। नेशनल लेवल पर, देशव्यापी स्तर पर क्वालिटी का आश्वासन और उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे और क्या चीज है ये, किसकी क्वालिटी के स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, किस क्वालिटी के आश्वासन की बात की जा रही है कि ये क्वालिटी मिलेगी आप लोगों को। किसको मिलेगी? मिलना तो बेटा देखो पेशेंट को ही है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले आखिर क्वालिटी से मतलब क्या है। और क्वालिटी हम लोग कहते रहते हैं, क्या समझा कभी कि क्वालिटी आखिर होती क्या है? तो क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ एडहेरेंस टू, डिग्री ऑफ एडहेरेंस, एडहेरेंस मतलब किसी चीज से चिपकना। किससे चिपकना है? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए एक संस्थान को चलाने के लिए। ठीक है ना। आप जो आपने रूल्स लिखे हैं आप उससे चिपके रहें तो वो क्वालिटी कहलाती है। क्वालिटी इज मिनिमाइजिंग वेरिएशन। नो डाउट कई बार बदलाव हो जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए कि बहुत मिनिमम 19-20 का अंतर, बस बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होने चाहिए आपकी उसमें बातों में और काम करना। जो आपने रूल्स लिख लिए हैं उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी इज स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड है ना। हर एक चीज क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड, जो आपका करंट लेवल की चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से मैच करनी चाहिए। क्वालिटी इज डूइंग राइट थिंग्स इन राइट वे, सही चीजें सही तरीके से, फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, पहली बार और आखिरी बार। जब भी करोगे, आखिरी बार नहीं, हर बार जब भी आप कोई चीज कर रहे हो वो राइट चीज करोगे और सही तरीके से करोगे, चाहे पहली बार हो चाहे जितनी मर्जी बार हो, हर बार। दैट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज मीटिंग एंड सरपासिंग द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। क्वालिटी मतलब जो मीट करे, कस्टमर क्या चाहता है वो उसको मिल जाए और उससे बल्कि ज्यादा ही मिल जाए। दैट इज कॉल्ड, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर जाए, वो क्या कहलाती है? क्वालिटी कहलाती है। हु आर आवर कस्टमर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं है ना हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो हमारे कस्टमर कौन होंगे? एक्सटर्नल की बात करें तो पेशेंट है, टारगेट पॉपुलेशन या बेनिफिशियरीज कह लो, है ना, जो पॉपुलेशन है जो जिनको हमें टारगेट करना है, कम्युनिटी कह लो। इंटरनल की बात करें तो एम्प्लॉयज हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इंटरनल आ जाते हैं। ठीक है, जो कि क्या कहलाएंगे? कस्टमर कहलाएंगे। ठीक। क्वालिटी मीनिंग इन हेल्थ केयर, अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं, प्रॉपर हेल्थ केयर की, तो यहां पर क्वालिटी से क्या मतलब है? तो इफेक्टिवनेस, अचीविंग आउटकम्स, आउटकम मतलब जो रिजल्ट आएगा, एज डिजायर्ड बाय डूइंग राइट थिंग्स, आउटकम जैसा सोचा गया है, बाय डूइंग राइट थिंग्स, सही चीजें करते हुए जो सोचा हुआ है वो रिजल्ट हो जाए, वो अचीव हो जाए। एफिशिएंसी रिलेट टू मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवर्ड और हेल्थ बेनिफिट अचीव्ड फॉर ए गिवन यूनिट ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज यूज्ड। एफिशिएंसी क्षमता, क्या रहा है ये जो एफिशिएंसी शब्द है ये रिलेट करेगा मैक्सिमाइजिंग द क्वालिटी, क्वालिटी मैक्सिमाइज हो किसकी? हेल्थ केयर डिलीवर्ड और हेल्थ बेनिफिट अचीव्ड, जो हेल्थ केयर दी गई है सर्विस या हेल्थ जो अचीव हुई है फॉर ए गिवन यूनिट ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज। ठीक है ना, जो यूनिट है गिवन यूनिट ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज, जो एक यूनिट है जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है ना, वो क्या करे? मैक्सिमाइज करे अपनी क्वालिटी को। इक्विटी, इक्विटी का मतलब हो गया पेशेंट चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। रिलेट्स टू प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर ऑफ इक्वल क्वालिटी, किसको रिलेट कर रहा है? हेल्थ केयर ऑफ इक्वल क्वालिटी टू दोज हु में डिफर इन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलेट करता है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर इक्वल क्वालिटी, हेल्थ केयर की इक्वल क्वालिटी देनी है, चाहे वो डिफर इन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो दिखने में और कोई भी इंसान हो, सबको इक्वली ट्रीट करना है। पेशेंट की बात करें, सेंटर्डनेस रिलेट टू मीटिंग पेशेंट नीड, हमारा जो सेंटर्डनेस होना चाहिए, हमारी जो मेन थीम होनी चाहिए, हमारी जो मेन सोच होनी चाहिए, वो पेशेंट को सेंटर में रख करके होनी चाहिए, जिससे कि उसकी नीड और उसकी प्रेफरेंसेस, मतलब पेशेंट को प्रेफरेंस रखना है जिससे कि उसकी नीड्स जो है वो पूरी हो सके। सेफ्टी, अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट, कोशिश करना है पेशेंट को किसी भी तरह का हार्म ना हो, किससे? फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प देम, वो केयर, वो सुविधा जो हम उसको दे रहे हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है ना, यहाँ पे एक भी बता दूं मैं, यहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल की बात हो रही है इस लेक्चर में, सारे के सारे सरकारी अस्पताल या सरकारी हेल्थ केयर सुविधाओं की बात हो रही है इस लेक्चर में। सारी की सारी कौन सी?
सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट फैसिलिटी, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो या कम्युनिटी हेल्थ केयर हो, ठीक है ना, सारी गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड, मतलब जिसको इच्छा रखता है टू हेल्प देम, है ना। तो अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट फ्रॉम केयर दैट इज इंटेंडेड, जो कि बनी हुई है या इंटेंशन रखती है किसकी हेल्प करने के लिए, पेशेंट की, उससे कोई हार्म ना हो। टाइमलीनेस, हर एक चीज टाइम पर होनी चाहिए। रिलेट टू ऑब्टेनिंग नीडेड केयर वाइल मिनिमाइजिंग डिले, मतलब हर एक चीज टाइम पे, डिले नहीं होना चाहिए। अभी जरूरत है तो अभी हो जाए, ये नहीं कि पेशेंट आया अभी आप ट्रीट कर रहे हो शाम को, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगी क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इक्विटी, पेशेंट सेफ्टी और टाइमलीनेस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वालिटी आ जाएंगी पेशेंट के टर्म में। नाउ अब ये क्वालिटी जो हमने सोची, दिमाग में आई हमारे, ये प्रोवाइड कैसे हो, कैसे मिले एक पेशेंट को ये सारी क्वालिटी। तो इसके लिए क्या हुआ, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है सरकारी, इसने क्या किया, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, क्वालिटी आश्वासन मिशन प्रोग्राम कह लो, ठीक है ना, जिसमें आपको क्वालिटी का आश्वासन दिया जा रहा है। ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए, किसने स्टार्ट किए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना, इसने स्टार्ट किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था है ये। अब ये जो संस्था है ये कमिटेड है, कमिटेड मतलब एकदम मजबूत, बाध्य है, टू सपोर्ट एंड फैसिलिटेट द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, सपोर्ट करे और फैसिलिटेट करे, प्रोवाइड करवाए क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम विच मीट नीड ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड सस्टेनेबल, ठीक है ना, जो कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को क्या करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे। मीट का मतलब होता है मुलाकात, तो किसकी मुलाकात किससे करवानी है, पेशेंट की मुलाकात उसकी जरूरतों से करवानी है। तो यहाँ पे हम एक जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे कि पब्लिक की नीड को पूरा कर ले, जो पब्लिक की नीड से मिल जाए। एंड इज सस्टेनेबल, और इसको सस्टेनेबल होना मतलब निरंतर एक जैसा रहना है, निरंतर चलते रहना है। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मेन फोकस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज टू इनहेंस सेटिस्फैक्शन। सबसे मेन फोकस क्या है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का मेन फोकस है इनहेंस मतलब बढ़ाना, सेटिस्फैक्शन है ना, संतुष्टि बढ़ाना, किसकी, लेवल, सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ाना है अमॉन्ग यूजर्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। है ना, लोग कहते हैं अरे यार सरकारी अस्पताल है, क्या होगा, सरकारी अस्पताल वहां कुछ नहीं है, ये चीज हटा देनी है। इस तरीके से हमें सुविधाएं देनी है कि लोगों का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़े। कहां पर, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। मैंने पहले कही थी, यहां जितनी बातें चल रही हैं सबकी सब किसको लेकर चल रही हैं, गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी को लेकर चल रही हैं। एंड रिपोजिंग ट्रस्ट, रिपोज मतलब जताना, भरोसा जताएं इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और लोग पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे भरोसा जताएं। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मकसद ही यही है। अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं इस वक्त, कौन कौन से इसके अंदर इनिशिएटिव, शुरुआती इनिशिएटिव कहेंगे कि जिसको हम कहते हैं कि क्या क्या शुरुआती तौर पे काम किए गए। तो शुरुआती तौर पे NQAS को लाया गया, लक्ष्य को लाया गया, सुमन को लाया गया, कायाकल्प को लाया गया, माय हॉस्पिटल प्रोग्राम को लाया गया और मुस्कान को लाया गया। अब क्या है, NAQS को तो डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, मतलब आप जो भी प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे उसकी क्वालिटी का लेवल एक बेंचमार्क डिसाइड कर दिया जाता है, उससे मैच करना चाहिए। लक्ष्य, लेबर रूम क्वालिटी, मतलब जो लेबर रूम होता है डिलीवरी के टाइम पर उसकी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए। सुमन किसके लिए था, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन एंड इनिशिएटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ। जो प्रिवेंटेबल है, जिनसे ऐसी चीजें हैं जो बचाई सकती है, मतलब कि अगर कोई मदर है, डिलीवरी हुई है, ठीक है, और वही अगर किसी शहर में होती तो शायद माँ और बच्चा बच जाता, गांव में या सरकारी अस्पताल में सुविधाएं ना होने की वजह से डेथ होगी। तो वही कह रहा है प्रिवेंटेबल, ऐसी चीज, ऐसी डेथ जिनको बचाया जा सकता था उसका जीरो टॉलरेंस, वो नहीं होनी चाहिए। जिनको बचाया जा सकता है उनको 100% बचाना है, 100%। जब उसका डिटेल देखोगे सुमन का, वो 100% लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी बेसिक मेडिसिन की अभाव नहीं होना चाहिए कि किसी मैटरनल या न्यूबॉर्न की डेथ हो जाए। कायाकल्प, क्लीन हॉस्पिटल अवार्ड फॉर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, ये अवार्ड दिया गया। जहां जहां पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं उसके लिए एक अवार्ड रखा गया कायाकल्प, जिसके तहत जहां पर इनको पाया जाता है कि ये क्लीन है उनको अवार्ड दिया जाता है। माय हॉस्पिटल, ठीक है ना, एक मिशन स्टार्ट किया गया। माय हॉस्पिटल इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू कैप्चर पेशेंट फीडबैक। यहां पर पेशेंट से पूछा जा रहा है, भैया बताओ तुम सरकारी अस्पताल में आए, बढ़िया लगा कि नहीं लगा, बढ़िया लगा तो क्या बढ़िया लगा, और खराब लगा तो क्या बढ़िया खराब लगा। फीडबैक लिया जा रहा है। क्या लिया जा रहा है,
फीडबैक है ना, फीडबैक तो अब तो जान चुके हो फीडबैक क्या होता है, अपनी राय देना, सर्विस को इस्तेमाल करने के बाद उसकी राय देना, ठीक है। तो माय हॉस्पिटल करके ये मिशन चलाया गया है, यहां पर लेना होता है पेशेंट का फीडबैक। मुस्कान, इंश्योरिंग चाइल्ड फ्रेंडली सर्विस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में बच्चों को लेकर के जो सर्विस स्टार्ट की गई। तो कहीं ना कहीं ये 6 फैसिलिटी स्टार्ट की गई हैं किसके तहत, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, और इसी के तहत एक फैसिलिटी है NQAS, या एक प्रोग्राम है NQAS, ये हमारे कोर्स में है। क्लियर है? तो आओ देख लें NQAS के बारे में। अच्छा हाँ, उससे पहले हम बात करें कि ये जो चाहे NQAS की बात कर लें चाहे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की बात कर लें, दोनों के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। कैसा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? कुछ ऐसा होगा, सबसे ऊपर नेशनल लेवल, देन स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल और देन फैसिलिटी लेवल, जहां फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है ना। तो 3 लेवल पे कंट्रोलिंग होती है इसकी। नेशनल स्टेट को कंट्रोल करेगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट जहां फैसिलिटी चल रही है ना, डिस्ट्रिक्ट में जहां कहीं फैसिलिटीज हैं सरकारी वाली, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स समझ लो, स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमिटी, ठीक है ना, ये क्या है, यहाँ पर कमिटी है। एंड दिस इज द स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट, ये यूनिट है। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब होता है जो नुकसान होने वाला है उसको बचाना, है ना, जो हानि होने वाली है, जो नुकसान होने वाला है उसको किस तरह से बचाया जाए। तो स्टेट फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी सब कमेटी, जो हेल्थ केयर में जो नुकसान हो सकते हैं उनको किस तरह से बचाया जाए उसके लिए कमेटी है। क्वालिटी एसेसर है, सेम वही 3 यहाँ पर होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटी टीम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम होती है DQT, ठीक है। यहाँ क्वालिटी एसेसर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम है, और ये जाकर के हॉस्पिटल्स हो या जो भी हमारे सेंटर्स हैं उनको क्या करती हैं, चेक करती हैं। अब देख लीजिए जरा नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड देन फैसिलिटी, मतलब जहां पर फैसिलिटी मिल रही है जिस सेंटर पर, उसकी बात हो रही है। तो देखो नेशनल लेवल की बात करें, द क्वालिटी एश्योरेंस टीम एट, जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, ठीक है, नेशनल लेवल विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द प्रोग्राम डिवीजन, जो पूरी इंडिया में प्रोग्राम चल रहे हैं, मैटरनल हेल्थ को लेकर के चल रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ को लेकर के चल रहे हैं, या फैमिली प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं, एडोलसेंट हेल्थ को लेकर चल रहे हैं, मलेरिया, टीबी, लेप्रेसी एटसेट्रा, जो बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे कुछ खास लोगों को चुन करके क्वालिटी एश्योरेंस की टीम बनाई जाती है, ठीक है। और ये सारे मेंबर कहाँ के होते हैं, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सारे प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत चलाए जा रहे हैं, ये चला रही है सरकारी संस्था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एंड नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC, ठीक है ना, जो ये लोग मिलकर प्रोग्राम चला रहे हैं, इन्हीं से कुछ लोगों को उठा करके क्वालिटी एश्योरेंस टीम बना दी जाती है। आगे आते हैं, क्वालिटी डिवीजन एट नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर विल बी द नोडल एजेंसी। जो क्वालिटी डिवीजन होगा इसका क्वालिटी डिवीजन कहां पे होगा, NHSRC पे होगा। ये एक नोडल एजेंसी रहेगी टू ऑपरेशनलाइज द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल इन द कंट्री। पूरी कंट्री में जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल हो रहे हैं उसका नोडल एजेंसी रहेगी, ठीक है। आगे आते हैं, इसका जो क्वालिटी डिवीजन होता है, किसका, NHSRC का जो क्वालिटी डिवीजन होता है वही नोडल एजेंसी की तरह काम करती है पूरी कंट्री के लिए। दिस टीम विल वर्क अंडर द ओवरऑल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द प्रोग्राम डिवीजन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसी के अंडर क्या करेंगे, काम करेंगे। डायरेक्टर होगा जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वुड एक्ट एज द नोडल ऑफिसर फॉर द कोऑर्डिनेट बिटवीन द नेशनल प्रोग्राम डिवीजन एंड द NHSRC। किसका डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, इसका जो डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, नोडल ऑफिसर रहेगा, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट करेगा इन 2 प्रोग्राम के बीच में। द प्राइमरी रोल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीच के चाहो तो ये वाले पॉइंट काट सकते हो, ये वाला पॉइंट काट सकते हो, ये वाला पॉइंट करना है नेशनल लेवल, ठीक है ना। ये द प्राइमरी रोल ऑफ द टीम एट द नेशनल लेवल विल बी टू प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस देना, मॉनिटर करना एंड मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट्स इन द स्टेट्स में जो क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट्स कोशिश चल रही हैं उसको मॉनिटर करना, ठीक है। स्टेट लेवल की बात करें तो वही सारी चीजें स्टेट लेवल पे आ जाएंगी। द स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी इज ए बॉडी एट स्टेट लेवल। ये कहां होती है, स्टेट लेवल पे होती है, फॉर द पॉलिसी डिसीजन एंड डायरेक्शंस।
पॉलिसी बनाना है और डायरेक्शन देने, दिशा निर्देश देने हैं। दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्वालिटी एश्योरेंस इनिशिएटिव, इट्स सक्सेस एंड शॉर्टकमिंग। स्टेट लेवल पे जो भी क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, ठीक है, सक्सेस हो रही है या उसकी जो कमियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। द प्राइमरी रोल ऑफ द कमिटी एट द स्टेट लेवल इज टू प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस, मॉनिटरिंग ऑफ QA एफर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। वो स्टेट में करती है, डिस्ट्रिक्ट में करेगी। स्टेट किसको चेक करेगा? डिस्ट्रिक्ट को चेक करेगा, है ना। एक स्टेट में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट इज द ऑपरेशनल आर्म। अब देखो SQAU है, ये SQAC था, ठीक है ना, ये इसके अंदर बनी हुई होती है। SQAC इसके अंदर काम करती है। इज द ऑपरेशनल आर्म, एक ऑपरेशनल यूनिट है अंडर SQAC that is responsible for undertaking various activity as per the terms of reference। ये जो है SQAC, ये एक ऑपरेशनल यूनिट है इसके अंडर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आल्सो नोन एज रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर के रूल हैं यूनिट के, ठीक है ना, एंड अदर टास्क एज इंटरेस्टेड टू देम फ्रॉम द टाइम टू टाइम बाय द SQAC। इंटरेस्टेड मतलब जो सौंपी जाती हैं। SQAC के द्वारा जो काम इसको सौंपे जाते हैं वो सारे काम इसको करने होते हैं, ठीक है ना। ये कमेटी होती है, कमेटी इसको काम सौंप देती है, ये सारे काम करती है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर ले तो वही सारी चीजें आ जाएंगी। लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी है एंड डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट है इज द वर्किंग आर्म अंडर द DQAC। ये जो यूनिट है ये इसके अंडर में काम करेगी। इसका काम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटी एज पर द TOR। ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये यूनिट रिस्पॉन्सिबल होती है कि चेक करे जा करके सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। जो जो काम इसने सौंपे हुए हैं किसको? DQAC ने जो जो काम इंटरेस्टेड अपॉन जो सौंपा हुआ है DQAU को, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, DQAC कमेटी होती है, DQAU क्या होता है? उसके अंदर काम करने वाली यूनिट है जिसको ये काम सौंपती रहती है, ये जाकर के इसके अंदर जो मेंबर होते हैं काम को देखते रहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोसेस, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन ऑर्डर टू प्रोसेस क्लेम एंड कंप्लेंट, अगर कोई क्लेम आया है या कंप्लेंट आया रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब कस्टमर जो है, लॉन्च्ड अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, किसी हेल्थ कम्युनिटी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आ गई है, देयर शुड बी अ डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी सब कमिटी। एक सब कमिटी होती है DISC एट डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट शैल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी, ठीक है ना। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है वो स्टेट लेवल इंडेमनिटी सब कमेटी के अंडर में काम करती है और वो देखती है कि क्या कंप्लेंट आई है और क्या दिक्कत थी। द डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी टीम DQT इज द फंक्शनिंग एक्सक्लूसिवली एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। DQT टीम ये जा करके जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है उनको चेक करती है फॉर इंश्योरिंग एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, जाकर के चेक करती है कि ये सब लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड जो दिए गए हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर ने कहा दवाई लेके आओ, दवाई जो फार्मासिस्ट वाला डिपार्टमेंट है वो काम ही नहीं कर रहा, या सर्जरी वाला डिपार्टमेंट है वो काम ही नहीं कर रहा, आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फैसिलिटी सेंटर यानी कि ये आ गया अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह लो या क्या कह लो, अपना प्राइमरी हेल्थ केयर कह लो, कम्युनिटी सेंटर कह लो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कह लो, एट द पॉइंट ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइडर। ये कौन सी जगह है जहां पे फैसिलिटी दी जा रही है, एक्चुअल पेशेंट जाके अपना इलाज करा रहा है। यहां पर क्या रहेगा? टीम ऑफ मेडिकल, पैरामेडिकल एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ शुड बी कंस्टिट्यूटेड एज पर गाइडलाइन। यहां पर फैसिलिटी में ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, इसी फैसिलिटी को ऊपर वाले क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नाउ अब आ जाते हैं, ये तो हो गया क्या, हमको स्ट्रक्चर समझ में आया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, है ना, जो प्रॉपर अपने कोर्स में दे रखा है। अब ये है क्या चीज, उसके लिए ऊपर का पढ़ना जरूरी था कि ये क्वालिटी एश्योरेंस ये कहां से आ गया, ये क्या बला थी ये। तो द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड वर लॉन्च्ड इन 2013, ये डेट याद रखेंगे, with an aim to improve the quality of care in public health facility of India। public health facility यानी कि जो सरकारी वो है, चाहे दवाखाना हो चाहे हॉस्पिटल, जो मर्जी हो, सरकारी होगा जो, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना इसका मिशन था। NQAS आर करंटली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। किस किस के लिए अवेलेबल है ये? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स
PHCs। इन 4 चीज़ों के लिए ये वाले जो रूल्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो हैं, ये अप्लाई होते हैं। स्टैंडर्ड्स आर प्राइमरली मीन्ड फॉर प्रोवाइडर्स टू असेस। ये बनाया गया है किसके लिए? प्रोवाइडर्स के लिए, जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, कि वो एसेस करें, जांचें देयर ओन क्वालिटी, अपनी खुद की क्वालिटी जांचें, फॉर इंप्रूवमेंट, ताकि उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे इंप्रूव कर सकें, थ्रू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड उनके लिए सेट किए गए हैं कि आपको इसके हिसाब से काम करना है, उसी को देखते हुए अपनी खुद की क्वालिटी को जांचें एंड ब्रिंग अप देयर फैसिलिटी फॉर सर्टिफिकेशन। और अपनी फैसिलिटीज को जब पूरी जांच के हिसाब से सही है तो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करें और यहां से NQAS का सर्टिफिकेशन लें। ठीक है ना? तो जैसे NABH का था वो तो सभी के लिए था, हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल के लिए बात थी, अब ये अपना सरकारी के लिए है। द नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स आर ब्रॉडली अरेंज्ड अंडर 8 एरिया। ठीक है ना? अगर हम बात करें, ये जो 8 एरियाज को कंसिडर करती है, कौन कौन से? इसके जो कंसर्न है 8 एरियाज को लेकर के हैं। सर्विस प्रोविजन, सर्विस के प्रावधान क्या है, पेशेंट के राइट, इनपुट्स क्या चीजें आ रही हैं, सपोर्ट सर्विस के तौर पे क्या क्या है, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, क्लिनिकल केयर कैसी दी जा रही है, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा है, जो हमारी यूनिट है, हेल्थ केयर यूनिट है, क्वालिटी मैनेजमेंट, क्या क्वालिटी पूरी मेंटेन हो रही है, एंड आउटकम, क्या पेशेंट वहां से सेटिस्फाइड है। ठीक है? दीज स्टैंडर्ड्स आर इसका एक्रेडिटेड। अब मत कहना इसका नहीं पता, इसका बता चुका हूं मैं। ये इसका से मान्यता प्राप्त होती है ये, एंड मीट्स ग्लोबल बेंचमार्क। ये जो 8 इन्होंने टीम बोली, ये बातें बोल दी ना, ये ऐसा नहीं कि इंडिया ने अपनी खुद की सेट कर ली, इसका इंटरनेशनल लेवल से ये मान्यता प्राप्त है। ये NAQS वहां सी चीजों को बेंचमार्क लगा मानते हुए अपने देश में जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनका जो बेंचमार्क है, उनका जो तुलना की जा रही है, उनके लिए जो तुलना सेट की गई है, जो काम या जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर हैं। ठीक है ना? द NQAS कंटिन्यू टू मीट द ग्लोबल बेंचमार्क एंड NQAS जो 2013 से चालू हो गया था, ठीक है, वो उसको क्या लेना पड़ता है, इसका का मान्यता लेनी पड़ती है कि हाँ सब सही चल रहा है। वो इसका जो NQAS था अपना बेंचमार्क सेट करके रखा, उसने बढ़िया काम कर रहा है, and have once again been awarded with the accreditation under the International Society for इसका in Healthcare till अगस्त। और उसको 2024 तक फिर से क्या मिल गई है? मान्यता मिली हुई है काम करने के लिए। अब एम ऑफ NQAS का क्या है? टू इंश्योर, अब एम सबको समझ में आ ही गया है, क्वालिटी देनी है। टू इंश्योर, सुनिश्चित करें, एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ सर्विस। ठीक है ना? एक्सेस मतलब प्राप्त हो किसको? क्वालिटी हेल्थ सर्विस थ्रू नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ये सुनिश्चित करना है कि नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम से एक क्वालिटी सर्विस क्या हो सके, सबको मिल सके। इंश्योर, सुनिश्चित करें, एडवोकेसी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस। एडवोकेसी ना वकालत करना, किसकी वकालत कर रहे हैं? सबसे अच्छी प्रैक्टिस दोगे तुम, इसकी वकालत हो रही है। और लागू करें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, जो दुनिया के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस है वो लागू हो। एविडेंसेस एंड पॉलिसी कमेंडेशन, एविडेंसेस मतलब होता है ना, जो हम लोग एविडेंस क्या होता है? सबूत, कि अच्छा वहां पर ऐसा था तो उसके आधार पर, ये सबूत बेस पर। एंड पॉलिसी रिकमेंडेशन, पॉलिसी टू रिड्यूस द हार्म टू पेशेंट, और ऐसी पॉलिसी क्रिएट करें कि पेशेंट को हार्म कम से कम हो। एनहांसिंग सेटिस्फैक्शन अमॉन्ग यूजर्स, यूजर्स के बीच में सेटिस्फैक्शन बढ़ना चाहिए। यूजर्स कौन से? पेशेंट हैं। ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज एंड प्रपोजिंग ट्रस्ट इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना? जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनके लिए जो पेशेंट है उनके अंदर एक क्या कहते हैं, ट्रस्ट जागना चाहिए, एक भरोसा जागना चाहिए। ठीक है? और वो ट्रस्ट जता पाए पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर। क्लियर है? अब ऑपरेशनल गाइडलाइन, अपने जो कोर्स में लिखा हुआ है NQAS गाइडलाइंस इंट्रोडक्शन। तो गाइडलाइन में देखो वही घूम फिर के सारी चीजें आएंगी। गाइडलाइन में क्या क्या है इसके अंदर? फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस टीम, कि आप एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम गठित करेंगे एट फैसिलिटी लेवल, जहां फैसिलिटी हो रही है वहां पे कुछ लोगों की टीम बना देंगे कि आप लोग चेक करें कि देखें सब लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं, सारी चीजें स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। इंटरनल असेसमेंट, असेसमेंट मतलब इंटरनल जांच, खुद ही अंदर की जांच कर लेंगे कि जैसे नहीं एक संस्था होती है अपने अंदर जांच करती रहती है कि भाई मेरे सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, आप ये भी सर्वे करेंगे, जांचेंगे कि पेशेंट सेटिस्फाई है या नहीं है। इम्पैनल टू मेरा अस्पताल, मैंने बताया ना, इम्पैनल जोड़ेंगे कस्टमर को, मेरा अस्पताल जो चल रही है, ठीक है, उसमें एक पेशेंट का फीडबैक लेकर के फीड करेंगे पेशेंट का क्या फीडबैक है उस हेल्थ केयर सिस्टम का। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो हमने अभी ऊपर 8 देखे थे, उनकी लगातार जांच करना और उसका इंटीग्रेशन ऑफ IT बेस्ड डैशबोर्ड। सारी की सारी इंफॉर्मेशन ना कंप्यूटराइज होनी चाहिए, ये नहीं कि बस हाथ से लिख रहे हैं, कंप्यूटराइज होकर के ऑनलाइन जाती रहनी चाहिए। फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंडिकेटर, उससे क्या बेनिफिट रहता है, कोई भी कहीं से चेक कर सकता है कहां कहां कमियां हैं, उसको देख सकते हैं। क्वालिटी पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव्स ये डिसाइड होने चाहिए।
उस संस्था के लिए, उस हेल्थ केयर सिस्टम के लिए क्वालिटी पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाएं, ऑब्जेक्टिव बनाएं जो क्वालिटी बेस्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरटेकिंग रैपिड मूवमेंट इवेंट्स। ठीक है ना, तुरंत गैप आइडेंटिफिकेशन, इसके अंदर मतलब क्या आ जाएगा, अंडरटेकिंग रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट्स, जो फटाफट इवेंट्स को क्या करें, चीजों घटना जो इवेंट्स हैं ऐसे इवेंट जो फटाफट चीजों को इंप्रूव करें। कैसे इंप्रूव होंगी, गैप आइडेंटिफिकेशन, क्या खामियां हैं, यहां तक हम लोग यहां पर और यहां तक जाना है हमें, तो क्या बीच में क्या गैप आ रहा है कि ये गैप दूर हो जाए तो हम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे। सेटिंग अप एन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव लेके चले कि हाँ अगले 6 महीने में हमें ये सब स्टैंडर्ड सेट करने हैं। रूट कॉज एनालिसिस, अगर कोई खामियां हैं तो उसका एनालिसिस करें, जड़ तक पहुंचे, रूट कॉज कि अगर ये खामियां क्यों है। मेजरिंग इंडिकेटर्स, जो इंडिकेटर आपने सेट किए हुए हैं, क्या वो इंडिकेटर सारे इंडिकेटर मतलब जिसके इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, जो ये डिसाइड करें कि हाँ आप स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब आपके यहाँ पर प्रॉपर आने की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है, डॉक्टर ऑल टाइम अवेलेबल हो, जो टाइमिंग है उसके हिसाब से। ठीक है, देन PDCA, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक और एक्ट, प्लान करो, काम करो, चेक करो, एक्ट करो, ये साइकिल लगातार चलती रहनी चाहिए। प्लान किया, काम किया, चेक किया काम हुआ कि नहीं किया, और नहीं हुआ है तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया। ठीक है, प्लान डू चेक एक्ट, तो इसके तहत अंडरटेकिंग रैपिड इंप्रूवमेंट इवेंट हो सकता है, बहुत तेजी से इंप्रूव हो सकता है। मेडिकल एंड डेथ ऑडिट, जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट है और जितनी डेथ वगैरह हो रही है उन सबका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट में समझते हो ना, क्या सारी चीजें सही से हो रही है, डेथ हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीजन था, वगैरह वगैरह। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन, ये तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो काम पता नहीं चलेगा किसको क्या काम करना है। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरीज, एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरीज, कोई लैब है और वहां पे कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी क्या होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस, कि हाँ हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है, आश्वासन होना चाहिए कि वहां से सही रीडिंग आती है, सही चीजें हमें जो बीमारियों को पता चलता है वो सही पता चलता है। कंपिटेंसी एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, कंपिटेंसी होता है कि आप आज के टाइम पे करंट जो मशीन है, जो डाटा है, जो काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से आप कंपिटेंट हैं क्या, उसके हिसाब से आप कॉम्पिटेंट, ऐसा नहीं आप पुराना ढर्रा चला रहे हो, ठीक है ना, और आज के टाइम पे एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नया काम करने का तरीका आ चुका है और आप एक पुराना तरीका अपना रहे हैं, तो कंपिटेंट होना चाहिए। एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट, परफॉर्मेंस का लगातार असेसमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, क्या कहां पर रिस्क आ सकते हैं, ठीक है ना, कहां का, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, एरर वगैरह हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं बहुत सारी, तो उसका मैनेज कैसे करेंगे, उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क मतलब एक पूरा आपका अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी नहीं कहेंगे, फ्रेमवर्क मतलब एक पूरा तरह से क्या होना चाहिए, सांचा होना चाहिए कि अगर कोई रिस्क आ जाता है, कुछ गलत हो गया है तो उसको कैसे हम संभालेंगे। ठीक है, नाउ क्लिनिकल गवर्नेंस, क्लिनिकल गवर्नेंस का मतलब पता ही है, पेशेंट का पूरा यहाँ पर देख रेख से लेके उसका सेटिस्फैक्शन, सारी चीजें किस में आ जाती हैं, क्लिनिकल गवर्नेंस, दवाइयाँ देना सब कुछ आ जाता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, इसके लिए भी गवर्नेंस बोल दिया उसने यहाँ पे। गवर्नेंस मतलब पूरा एक रोड मैप होना चाहिए, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये क्वालिटी है, NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, जो कि पेशेंट के लिए है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही था, और अब हम देखें क्या कि माइंड नर्चर ऐप आपको क्या क्वालिटी दे रही है। हमारा चैनल अब ऐप में बदल चुका है, ठीक है, और ऐप से आपको क्या क्या क्वालिटी मिलने वाली है, चैनल से अलावा एक्स्ट्रा आपको क्या क्या मिलने वाला है, आओ जानते हैं अपने ऐप में। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर, ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है।
प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, एमसीक्यू टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितना चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया है। और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए, सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है, महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।